नमस्कार दोस्तों, डीलॉग जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं बात कर रही हूँ आज बीएनएसएस के चैप्टर नंबर 27 की। 26 तक हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। बीएनएस के चैप्टर नंबर 1 से लेके 26 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको देखना शुरू नहीं किया है, इस सीरीज को, वो जाके देख सकते हैं। बीएनएस की सीरीज भी अवेलेबल है यूट्यूब पे, 1 से लेके 20 चैप्टर्स तक की, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं आज 27 चैप्टर, जो कवर करता है 367 से 378 तक। किस बारे में बात करता है? विकृचित व्यक्तियों के बारे में ऊपर, यानी जो अभियुक्त होता है, अक्यूज्ड होता है, वो होता है अनसाउंड माइंड, यानी कि विकृत चित्त। ठीक है, उन व्यक्तियों के बारे में प्रोविजंस बताए गए हैं। तो ऐसा का ऐसा चैप्टर हमने सीआरपीसी में भी देखा था, चैप्टर नंबर 25, जो कवर करता था हमारे सेक्शंस 328 से 339 तक। ठीक है, वही बात करेंगे आज हम बीएनएसएस में चैप्टर 27 के संबंध में। विकृचित व्यक्ति क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको की समझ नहीं होती है। ठीक है, कि वो जो भी हो रहा है उसको समझ नहीं पाता। तो दो तरीके का होता है विकृचित व्यक्ति, एक तो विधिक तरीके से होता है और एक होता है हमारा चिकित्सकीय। तो विधिक वाला क्या होता है कि जो प्रोसीडिंग्स वगैरह को नहीं समझ पाता है, और एक चिकित्सकीय होता है जिसको कि सर्टिफिकेट मिल चुका होता है कि ये व्यक्ति अनसाउंड माइंड होता है। जब हम आईपीसी देखते थे तो आता था 84 नंबर का प्रोविजन। 84 नंबर का जो प्रोविजन आता था उसमें हमको यही बताया गया था कि विकृचित व्यक्ति के द्वारा साधारण अपवादों की बात होती थी कि अगर कोई भी बात अपराध नहीं है जो किसी व्यक्ति ने की हो, जो व्यक्ति विकृत चित्त है। ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे बीएनएस की। तो बीएनएस का जो प्रोविजन होगा, ये आप लोग देख के आओगे कि आखिर बीएनएस में विकृचित व्यक्ति यानी कि विकृचित यानी अनसाउंड माइंड व्यक्ति के बारे में प्रोविजन कहाँ पे दे रखा है। ठीक है, स्टार्टिंग के चैप्टर्स में मिलेगा, आपको मैं हिंट दे देती हूँ। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मैम बीएनएस का ये सेक्शन बता रहा है हमको किस बारे में? अनसाउंड माइंड के बारे में। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है और आप कमेंट में इसका मुझे आंसर जरूर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले इसकी इंडेक्स की। तो देखिए क्या होता है, जैसा कि मैं भी आपको पूरा एक्सप्लेन करके आई हूँ कि विकृतचित्ता जो होती है वो दो प्रकार से होती है। सबसे पहले होता है अपराध किए जाते समय, जो व्यक्ति होता है अपराध करते समय क्या होता है? विकृतचित व्यक्ति होता है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति होता है। ठीक है, तो 84 बता रहा है आईपीसी का, और बीएनएस का तो जैसे कि आप सेक्शन मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और हम बीएनएसएस की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बीएनएसएस होता है उसमें बताया गया है विकृतचित्ता के बारे में, प्रोविजंस के बारे में। तो अपराध किए जाते समय अगर व्यक्ति है विकृतचित यानी कि अनसाउंड माइंड, तो क्या होता है? अपराध नहीं होता है। तो यहीं पे हमको बताया गया है बीएनएसएस के अंतर्गत और सीआरपीसी में कि कार्यवाही और विचारण के समय अगर कोई व्यक्ति विकृतचित है तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो 328, 339 तो हमको सीआरपीसी में बताता है, और वही प्रोविजन हमको 367 से 378 तक हमको किस में बताता है? बीएनएसएस में बताता है। अभी हम थोड़ी देर पहले इस चीज को देख के आए थे। तो चलिए देखते हैं इसकी इंडेक्स के बारे में। आप जानते ही हैं जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो हम उसका एक इंडेक्स मेंटेन कर लेते हैं। इंडेक्स मेंटेन करने से क्या होता है, हमको ये पता चल जाता है कि ये चैप्टर हमसे आखिर क्या कहना चाहता है। तो 367 वही सेक्शन है जो 328 है सीआरपीसी का, बताता है अभियुक्त के विकृतचित होने की दशा में जो प्रोसीजर फॉलो होगा वो बताया गया है, यानी कि प्रोसीजर इन केस ऑफ अक्यूज्ड बीइंग पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 368 सेक्शन की, जो वही सेक्शन है 329 आता है हमारे सीआरपीसी में। न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृतचित हो जाने की दशा में प्रक्रिया, यानी कि प्रोसीजर इन केस ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड ट्राइड बिफोर कोर्ट। फिर 369 जो कि है 330 सीआरपीसी का, अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृतचित व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। 370 कहता है जांच या विचारण को पुनः चालू करना। 371 कहता है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर क्या प्रक्रिया फॉलो होगी। 372 कहता है कि जब लगे कि अभियुक्त स्वस्थचित हो गया है, साउंड माइंड हो गया है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। और चित्त विकृति के आधार पर अगर दोष मुक्ति का निर्णय दिया जाता है तो उसका भी प्रावधान दे रखा है 373 में। 374 बोलता है चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्त किए गए व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाना। 375 भारसाधक अधिकारी को कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की स्टेट गवर्नमेंट की पावर किसकी आ रही है यहाँ पे? स्टेट गवर्नमेंट।
376 कहता है रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो वहां पर क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मतलब कि बता रहा है कि भाई विकृत व्यक्ति हो गया, वो अपनी प्रतिरक्षा डिफेंस वगैरह कर सकता है, तो क्या प्रोसीजर फॉलो होगा, वो 376 बताता है हमको। 377 बोलता है कि जहां निरुद्ध विकृत छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया गया है वहां क्या प्रोसीजर फॉलो होगी। 378 नातेदार मित्र की देखरेख के लिए विकृत व्यक्ति का सौंपा जाना, यानी जो रिलेटिव होंगे या फिर कोई फ्रेंड्स वगैरह होंगे उनको विकृत व्यक्ति की देखभाल वगैरह के लिए सौंप दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए सेक्शन 367 जो कि है 328 सीआरपीसी का, अभियुक्त व्यक्ति के विकृत हो जाने की दशा में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा। तो जब जांच करने वाले मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जा रही है वो विकृत है, अनसाउंड माइंड है, अपनी प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस नहीं कर सकता, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तथ्यों की जांच करेगा, जो सिविल सर्जन वगैरह होगा या फिर ऐसा अधिकारी जो राज्य सरकार निर्दिष्ट करे वो क्या करेगा, सिविल सर्जन की परीक्षा करेगा, जो भी कारण वगैरह होंगे उनको लेखबद्ध करेगा। और सिविल सर्जन को लगे कि अभियुक्त विकृत है तो उसको देखभाल के लिए भेजेगा, कोई हॉस्पिटल वगैरह होगा तो उसमें भेज देगा। मनोचिकित्सक मनोवैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं उनको मजिस्ट्रेट बताएंगे कि भाई ये व्यक्ति अभियुक्त जो व्यक्ति है वो विकृत वगैरह है कि नहीं है। ठीक है, तो ये होता है मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई जांच की जा रही है, वो व्यक्ति साउंड माइंड है या नहीं, तो जांच करवाएगा। सर्जन वगैरह होते हैं उनसे जांच करवाएगा। सिविल सर्जन लगेगा कि भाई देखभाल करे, उपचार करे, मनोचिकित्सक को भेजा जाए। तो ये सारा प्रोसेस फॉलो होगा और पता लगाया जाएगा कि अभियुक्त व्यक्ति विकृत है कि नहीं। फिर आता है कि ऐसी परीक्षा जांच के लंबित रहने तक 369 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। 369 की जो प्रोसीजर होती है अभी हम आगे देखेंगे तब हमको पता चलेगा। तो ये होता है कि भाई जांच और लंबित रहेंगे तो 369 का प्रोसेस फॉलो होगा। यदि अभियुक्त व्यक्ति विकृत है और प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, मतलब वो अपना डिफेंस नहीं कर सकता है, तो मजिस्ट्रेट इस इंटेंशन को, इस आशय को लिखित करेगा। अभियुक्त के अधिवक्ता को सुनने के बाद अभियुक्त से प्रश्न किए बिना, मतलब जो अभियुक्त होता है, अक्यूज्ड होता है, उसके एडवोकेट को सुनेगा और उससे बिना किसी प्रश्न के मजिस्ट्रेट को लगे कि भाई कोई भी मामला नहीं बन रहा तो वो अभियुक्त को क्या कर देगा, डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। इसके बाद सेक्शन 369 के अकॉर्डिंग कार्यवाही होगी। अभी जब हम आगे देखेंगे कि क्या होता है 369 तब हमको पता चल जाएगा कि ये कार्यवाही की बात की जा रही थी इतने समय से। फिर लगता है मजिस्ट्रेट क्योंकि अभियुक्त बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त है तो वो अपने कारण वगैरह लिखेगा और अगर वो प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है तो मजिस्ट्रेट जांच करने के बाद सेम वही बात करेगा कि भाई 369 के अंतर्गत कार्यवाही करनी चाहिए। देखिए 368 क्या बोल रहा है, न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत होने की दशा में प्रक्रिया, वही बात करता है जो करता है सेक्शन 329। यदि सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने या तो सेशन कोर्ट के सामने या किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने विचारण में अभियुक्त विकृत होने से प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है, यानी कि वो अनसाउंड माइंड होने के कारण अपना डिफेंस नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले इस तथ्य का क्या किया जाएगा, विचारण किया जाएगा कि भाई चित्त विकृतता और असमर्थता कितनी है, क्या है कि नहीं। समाधान होने पर कार्यवाही को स्थगित की जाएगी। ठीक है, और कारण वगैरह लिखे जाएंगे कि इस कारण से इसको क्या किया गया है, कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अभियुक्त विकृत है तो उसे इलाज के लिए अस्पताल में भेजा जाएगा जहां देखा जाएगा कि अभियुक्त विकृत है या नहीं, मतलब उसको इलाज के लिए रखा जाएगा। फिर जब तक उसका इलाज चलेगा तब तक वो वहीं पे ही रहेगा। और अभियुक्त व्यक्ति विकृत पाया जाता है तो न्यायालय क्या करेगा, कारण लिखेगा, निष्कर्ष वगैरह लिख देगा और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अभिलेख की परीक्षा करेगा। मतलब अभियोजन ने जो भी एविडेंस वगैरह पेश किए हैं उनको क्या करेगा, एग्जामिन करेगा। और मजिस्ट्रेट को लगे कि अगर फर्स्टली क्या आता है, मामला नहीं बन रहा, प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन रहा, तो वो अभियुक्त को डिस्चार्ज कर देगा, उन्मोचित कर देगा। सेम बात होती है कि कोई बौद्धिक दिव्यांगता वाला अभियुक्त होगा तो उसकी भी, और वो भी अगर प्रतिरक्षा करने में असमर्थ होगा तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय जो होगा वो विचारण नहीं करेगा, ट्रायल नहीं करेगा और सेक्शन 369 के अकॉर्डिंग इसमें प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। आने वाला 368 तो आ ही गया है, अब आएगा हमारा 369 जिसकी हम लोग इतनी देर से बात कर रहे थे। अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक यानी पेंडिंग रहने तक विकृत व्यक्ति को छोड़ा जाना सेक्शन 330 सीआरपीसी है। जब कोई व्यक्ति 367 जो अभी हम पढ़ के आए थे, 368 जो अभी हम पढ़ के आए हैं, चित्त विकृति या बौद्धिक दिव्यांगता के कारण यानी कि अनसाउंडमेंट और इसके कारण
अपनी प्रतिरक्षा डिफेंस करने में अगर सही नहीं पाया जाता, असमर्थ पाया जाता है, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय चाहे से जमानत उसने ली हो, चाहे से प्रतिभूति जमा कराई हो या नहीं, उससे छोड़ सकता है और ऐसा ऑर्डर देगा कि उसकी समुचित देखरेख की जाए और वो खुद को भी क्षति नहीं पहुंचाए, किसी अन्य को भी क्षति नहीं पहुंचाएगा। यानी समुचित देखरेख की जाएगी, वो किसी को क्षति ना पहुंचाए ये देखा जाएगा और उसको समय पर समुचित अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा। और अगर वो जमानत नहीं दी जा सकती, समुचित वचनबंध नहीं दिया जाएगा, तो उसको ऐसे स्थान पे रखने का ऑर्डर कहा जाएगा जो कि जहाँ पे मानव चिकित्सा उपचार होता है, यानी कि उसको पागल खाने में रखा जाएगा। और जो भी रिपोर्ट वगैरह जो डॉक्टर वगैरह देंगे, मनः चिकित्सक वगैरह देंगे, वो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाएगी। ठीक है। और विचारण के समय, जांच के समय कार्यवाही लंबित रहने तक अभियुक्त को छोड़ा जाएगा, मतलब उसको रिलीव कर दिया जाएगा। पर उसकी हालत ऐसी है कि भाई उसको बाहर नहीं रखा जा सकता, तो फिर उसको पागल खाने में या जो भी मनः चिकित्सक का जो अस्पताल वगैरह होता है वहां पे रखा जाएगा। अब सेक्शन 370 कहता है जांच व विचारण का पुनः चालू किया जाना। तो 367, 368 में जांच विचारण को स्थगित किया गया। तब मजिस्ट्रेट या न्यायालय जांच व विचारण को संबद्ध व्यक्ति के विकृचित ना रहने पर, यानी कि वो जो व्यक्ति था, जो जिसके आधार पर विकृचित जो व्यक्ति था, जिसके कारण प्रोसीडिंग वगैरह चल रही थी, वो बीच में रुक गई थी, अब वो विकृचित नहीं रहता बल्कि साउंड माइंड हो जाता है, तो किसी भी समय जांच या विचारण को पुनः चालू कर सकता है और उसको हाजिर होने के लिए कह सकता है। और अभियुक्त अपनी अगर प्रतिरक्षा करने में समर्थ है तो क्या करेगा, जो ऐसा सर्टिफिकेट न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी के द्वारा जारी किया जा सकता है। कौन सा अधिकारी होगा? ये वो अधिकारी होता है कि जब वो व्यक्ति पागल खाने में गया था या किसी मनः चिकित्सक के पास गया था, तो जो मनः चिकित्सक वगैरह थे ना, वो इस अधिकारी को रिपोर्ट करते थे। और ये अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था? कोर्ट के द्वारा नियुक्त किया जाता था। तो ऐसा सर्टिफिकेट न्यायालय के द्वारा नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी किया जा सकता है। मतलब नियुक्त अधिकारी होगा, वो सर्टिफिकेट देगा कि भाई ये जो व्यक्ति है ये क्या हो चुका है, साउंड माइंड हो चुका है, अपनी जो प्रतिरक्षा वगैरह है, डिफेंस वगैरह है, वो स्वयं करने में समर्थ है। सेक्शन 371 बोलता है मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया। अब वो मान लीजिए अभियुक्त आ जाता है, न्यायालय को लगे अभियुक्त डिफेंस करने के लिए कैपेबल है, तो जो भी इंक्वायरी होगी, जो ट्रायल होगी, वो फर्दर चलती रहेगी, आगे चलती रहेगी। और अगर उसको लगता है कि भाई जो कार्यवाही की जा रही है उसमें अभियुक्त व्यक्ति है, जो अक्यूज्ड है, वो असमर्थ है, तो फिर वापस 367 और 368 के अकॉर्डिंग कार्यवाही करेगा। और अगर अभियुक्त व्यक्ति विकृचित पाया जाएगा तो 369 जो अभी हम पढ़ के आए थे उसकी प्रोसीडिंग को फॉलो किया जाएगा। ठीक है। अब बोल रहा सेक्शन 372, सेक्शन 333 है सीआरपीसी का। यह लगे अभियुक्त स्वस्थचित रहा है। जब अक्यूज इंक्वायरी या ट्रायल में स्वस्थचित लगे, साउंड माइंड लगे, तो मजिस्ट्रेट को साक्ष्य देखने के बाद लगे कि अक्यूज ने एक ऐसा कार्य किया है जो साउंड माइंड होता तो अपराध होता, कार्य करते समय विकृचित था, तो मामले में आगे कार्यवाही करेगा और मामले को लगेगा तो सेशन कोर्ट को सुपुर्द कर देगा। ठीक है। फिर सेक्शन 373 कहता है चित्त विकृति के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। अनसाउंड माइंड के कारण यदि अभियुक्त अपराध करने के समय, जिस भी समय वो अपराध कर रहा था, यदि वो अपराध करते समय उस अपराध की प्रकृति को नहीं जानता कि मैं कौन सा अपराध कर रहा हूं, तो दोष मुक्ति का निर्णय हो जाएगा और ऐसे कहा जाएगा कि अभियुक्त ने आरोपित कार्य किया था ही नहीं, यानी कि उसको सेक्शन 84 जो हमारा आईपीसी था उसका लाभ दे दिया जाएगा, क्योंकि वो विकृचित व्यक्ति था। विकृचित व्यक्ति ने अगर कोई बात की है तो वो अपराध नहीं मानी जाती है। और इसका बीएनएस का सेक्शन आप ढूंढ के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए सेक्शन 374 क्या बोल रहा है, चित्त विकृति के आधार पर, यानी अनसाउंड माइंड के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। तो जब अभियुक्त ने अभिकथित अपराध किया है, तब मजिस्ट्रेट और कोर्ट जिसके समक्ष उसने ट्रायल किया है, उस व्यक्ति को ऐसे स्थान पर, ऐसे प्रोसीजर से भेजेगा जहाँ पे मजिस्ट्रेट को उचित समझे, यानी कि उसको उचित अभिरक्षा में भेजने का आदेश देगा। चाहे से कोई फ्रेंड होगा, रिलेटिव होगा, उसके पास भेजेगा, या पागल खाने में रहने का आदेश देगा। और पागल खाने में रहने का आदेश किसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा? मानसिक स्वास्थ्य देखरेख अधिनियम 2017 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। और मित्र नातेदार को सौंपने का आदेश देगा यदि उसको लगता है कि व्यक्ति के द्वारा उसे समुचित देखरेख में रखा जाएगा, किसी भी क्षति से दूर रखा जाएगा, तो उसको क्या कर सकता है, रिलेटिव या फ्रेंड्स को सौंप सकता है। और अधिकारी के समक्ष निरीक्षण के लिए पेश करेगा। मतलब जब भी अधिकारी या कोई ऑफिसर वगैरह उसको बुलाएंगे कि जो अनसाउंड माइंड व्यक्ति है इसको कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स में आना है, तो उसको क्या कहेंगे कि भाई तुम उसको पेश करो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, उस अनसाउंड माइंड व्यक्ति को पेश कर देगा।
और मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो होगा कार्यवाही की रिपोर्ट किसको देगा? स्टेट गवर्नमेंट को देगा। ठीक है। सेक्शन 375 कहता है भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। तो स्टेट गवर्नमेंट जेल के भारसाधक अधिकारी को 369, 374 में परिरुद्ध और 376 और 377 में कारागार के महानिरीक्षण के सब कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त कर सकती है। कौन कर सकती है? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है। ये हमारा होता है प्री का क्वेश्चन। ठीक है, कि भाई कौन सशक्त करता है उसको? जो कारागार के जो महानिरीक्षक वगैरह होते हैं, जो परिरुद्ध व्यक्ति होते हैं, उनको इनके कार्यों का करने के लिए किसको सशक्त किया जाता है और कौन करता है? सेक्शन 376 बोलता है कि वही सेक्शन है जो 337 है हमारे सीआरपीसी का। तो जहां ये रिपोर्ट की जाती है कि विकृचित बंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ हो गया है, तो वहां क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? तो 369 के क्लॉज 2 में कोई व्यक्ति निरुद्ध किया गया, बंद किया गया, तो कारागार का महानिरीक्षक और पागल खाने का परिदर्शक, यानी कि जो जेल का महानिरीक्षक होता है वो, और जो पागल खाना यानी कि जिसमें उसको अस्पताल में रखा गया था उसका कोई निर्देशक होता है, वो अगर प्रमाणित कर देता है कि जो अक्यूज्ड व्यक्ति है वो अपनी प्रतिरक्षा करने में, अपना डिफेंस करने में समर्थ है, तो न्यायालय नियत समय व्यक्ति के बारे में सेक्शन 371 के अनुसार कार्यवाही करेगा और महानिरीक्षक व परिदर्शकों का प्रमाण पत्र साक्ष्य के रूप में यूज किया जा सकेगा। नेक्स्ट देखिए, सेक्शन 377 कहता है वही सेक्शन है जो 338 है हमारे सीआरपीसी का। जहां निरुद्ध विकृचित व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर देता है, तो वहां क्या प्रक्रिया फॉलो होती है? तो महानिरीक्षक या परिदर्शक, कौन सा? जो हॉस्पिटल का था, प्रमाणित कर देता है कि उसने स्वयं की या अन्य व्यक्ति की क्षति पहुंचाने के खतरे के बिना उसको छोड़ा जा सकता है, तब वह उसे छोड़ने का, स्टेट गवर्नमेंट अभिरक्षा में भेजने का, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन को ट्रांसफर करने का, और इसके लिए एक न्यायिक व 2 चिकित्सा अधिकारी को आयोग नियुक्त कर सकता है। इसका मतलब हो गया स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? उसको छोड़ने का, उसको अभिरक्षा में भेजने का, मानसिक स्वास्थ्य स्थापन से उसको जो अस्पताल वगैरह होगा ना उससे उसको ट्रांसफर करने का ऑर्डर दे सकेगा, और एक जुडिशियल और 2 चिकित्सा यानी कि हॉस्पिटल के जो अधिकारी होंगे उनको नियुक्त कर सकता है कि भाई इसका ध्यान रखना पड़ेगा। 378 कहता है नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए विकृचित व्यक्ति का सौंपा जाना, यानी कि वो परिस्थितियां हैं जब नातेदार या मित्र जो होते हैं, फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनको किसी विकृचित यानी कि अनसाउंड माइंड व्यक्ति को सौंपा जा सकता है। तो जब कभी 369, 374 में निरुद्ध किसी व्यक्ति का कोई नातेदार और मित्र चाहता है कि वो व्यक्ति उसकी देखभाल करे, तो वो आवेदन करेगा, प्रतिभूति देगा और कहेगा कि भाई मैं समुचित देखरेख में उसको रख सकता हूँ, और पेश करने की अपेक्षा करने पर उसे सौंपा जाएगा। मजिस्ट्रेट, मतलब जब मजिस्ट्रेट या न्यायालय उसको कहेगा कि भाई इसको कोर्ट में हाजिर करो, तो वो उसको हाजिर करेगा और ऐसा नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश दे देगी। मतलब उनको ये लगता है कि सारी जो परिस्थितियां हैं वो सेटिस्फाइड हो रही हैं, तो वो उनका आदेश देगा कि भाई हाँ ठीक है, इसको मित्र को और नातेदार को सौंप दो। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 27 ऑफ बीएनएसएस। बीएनएसएस का चैप्टर नंबर 27 पे हम पहुंच गए, हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी साथ साथ कर रहे होंगे। तो जिन लोगों ने भी इसको देखना शुरू नहीं किया है वो जाके इसको देख सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप अपने वीडियोस को पूरा देखा कीजिए, और जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके समझ में ही नहीं आएगा क्या चल रहा है। आप बीच बीच में से लेक्चर्स देखते हैं, फिर आपको लगता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बहुत मैटर अवेलेबल होता है। तो छत्तीसगढ़ की वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, तो छत्तीसगढ़ वालों को तो बिल्कुल नहीं चूकना चाहिए। उनको फर्स्ट चैप्टर से लेके 20 चैप्टर तक बीएनएस की जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी चाहिए, और उसके बाद जैसे जैसे बीएनएसएस के मैटर अवेलेबल होता जा रहा है उनको वहाँ से कवर करने चाहिए। जल्दी से जल्दी अपने चैप्टर्स को कंप्लीट कीजिए और एमसीक्यू निकालना शुरू कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच।